ज्योतिष की दुनिया में ना कुछ शब्द ऐसे हैं जो सुनते ही मन में एक अजीब सा डर या रहस्य पैदा कर देते हैं। शनि की साढ़े साती, मांगलिक दोष, और इसी लिस्ट में एक नाम है काल सर्पयोग। हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। आज हमारे हाथ कर्म ज्योतिष पर एस.एन. पांडे के कुछ नोट्स लगे हैं और हम इन्हीं के जरिए इस बहुत ही चर्चित और अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय की तह तक जाने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन साफ है, इन नोट्स के आधार पर यह समझना कि ये काल सर्पयोग आखिर है क्या भला। क्या ये सच में उतना ही डरावना है जितना बताया जाता है, और सबसे जरूरी, क्या ये हजारों साल पुरानी ज्योतिषीय सच्चाई है या कुछ और ये नाम ही देखिए, काल यानी समय या मृत्यु, और सर्प यानी सांप। लगता है जैसे किसी थ्रिलर फिल्म का टाइटल हो। हाँ, सुनने में तो काफी गंभीर लगता है। चलिए इस रहस्यमयी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं काल सर्प योग, तो कुंडली में ऐसा क्या होता है जिसे देखकर ज्योतिषी ये कहते हैं? देखिए, कर्म ज्योतिष पर पांडे के नोट्स के हिसाब से राहु को काल माना गया है। काल मतलब पृथ्वी पर हमारा जीवन। हाँ। और केतु को सर्प कहा गया है। अब ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहते हैं। छाया ग्रह मतलब ये कोई असल पिंड नहीं है? नहीं, ये कोई असल ग्रह या पिंड नहीं है, बल्कि ये गणितीय बिंदु हैं। अच्छा। वो बिंदु जहां पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का रास्ता सूर्य के रास्ते को काटता है। आप इन्हें एक तरह से ब्रह्मांडीय ट्रैफिक चौराहा समझ सकते हैं, जिनका असर बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अच्छा, तो ये दो बिंदु हैं। फिर ये योग कैसे बनता है? योग तब बनता है जब किसी की जन्म कुंडली में बाकी के 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये सब के सब राहु और केतु की धुरी के एक ही तरफ आ जाते हैं। एक ही तरफ? हाँ, सोचिए, एक तरफ सारे ग्रह और दूसरी तरफ कुंडली का आधा हिस्सा एकदम खाली। ऐसा लगता है जैसे एक अदृश्य सांप ने सारे ग्रहों को अपने मुंह और पूंछ के बीच में जकड़ लिया हो। लेकिन ज्योतिष में तो हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव होता है, तो क्या सिर्फ उनके एक तरफ हो जाने से, मतलब सिर्फ उनकी पोजीशन बदल जाने से इतना बड़ा नकारात्मक असर पड़ सकता है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? यह एक बहुत ही वाजिब सवाल है। बात सिर्फ पोजीशन की नहीं है, बात ऊर्जा के संतुलन की है। ऊर्जा का संतुलन? हाँ, जब सारे ग्रह एक ही तरफ सिमट जाते हैं तो कुंडली की ऊर्जा का प्रवाह एक तरफा हो जाता है। अच्छा। दूसरा आधा हिस्सा जो खाली है वो एक तरह का वैक्यूम या खिंचाव पैदा करता है। इससे जीवन में एक असंतुलन आ जाता है। मतलब व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी सारी ऊर्जा एक ही दिशा में खिंच रही है, लेकिन सामने से कोई नतीजा नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही, यही इसकी मूल भावना है। समझ गए। तो ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है कि सारे ग्रह एक तरफ हों, लेकिन मुझे यकीन है कि इसमें कोई लेकिन या अगर मगर जरूर होगा। हाँ। पांडे के नोट्स में इसके बनने के शर्तों के बारे में क्या लिखा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये इतना सीधा नहीं है। एक असली काल सर्प योग का बनना बहुत दुर्लभ होता है। दुर्लभ? हाँ, क्योंकि इसकी शर्तें बहुत सख्त हैं। पहली शर्त तो यही है कि कुंडली का आधा हिस्सा पूरी तरह खाली हो। लेकिन दूसरी और सबसे जरूरी शर्त यह है, वो क्या है? कि अगर एक भी ग्रह, सिर्फ एक ग्रह भी राहु केतु की उस धुरी से अंश मात्र भी बाहर हो गया, बस एक ग्रह के बाहर होने से? हाँ, तो ये योग वहीं भंग हो जाता है। उसे काल सर्प योग नहीं माना जाएगा। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने लोग ये मानकर चलते हैं कि उनकी कुंडली में ये योग है, उनमें से ज्यादातर लोगों का ये वहम हो सकता है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा भ्रम है। अक्सर लोग देखते हैं कि ज्यादातर ग्रह एक तरफ हैं और मान लेते हैं कि योग बन गया। लेकिन ज्योतिषीय गणना में एक अंश का भी बहुत महत्व होता है। इसके अलावा कुछ विद्वानों का तो ये भी मानना है, जैसा नोट्स में भी इशारा किया गया है, कि अगर राहु या केतु के साथ उसी घर में कोई दूसरा ग्रह बैठ जाए, तभी ये योग भंग हो जाता है या उसका असर ना के बराबर रह जाता है। वाह, मतलब एक शुद्ध काल सर्प योग मिलना तो लॉटरी लगने जैसा है, बस उल्टी दिशा में। आप कह सकती हैं। और नोट्स में ये भी साफ लिखा है कि इसे नाग दोष या कारक दोष समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो पूरी तरह से अलग ज्योतिषीय स्थितियां हैं। अच्छा। उनके कारण और उपाय भी अलग हैं। काल सर्प योग सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की इस विशेष घेराबंदी का नाम है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी की कुंडली में ये सारी दुर्लभ शर्तें पूरी होती हैं और ये योग बनता है, तो फिर होता क्या है?
इसका असर कैसा होता है असल जिंदगी में? नोट्स के मुताबिक इसका असर जिंदगी में एक पसचीदा तनाव और खिंचाव जैसा होता है। खिंचाव? ऐसा लगता है जैसे आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने आपके पैरों में अदृश्य वजन बांध दिया हो। आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, पर फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ओह! सफलता या तो मिलती ही नहीं, या बहुत देर से मिलती है, या फिर इतनी छोटी मिलती है कि मेहनत के आगे मजाक लगने लगती है। मतलब एक निराशा वाली फीलिंग कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, निराशा और नुकसान इससे सीधे तौर पर जुड़े हैं। लेकिन नोट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी है, जो इस पूरे योग को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। वो क्या है? नोट्स में लिखा है कि ये योग अक्सर शुद्ध और सरल, ईमानदार और सच्चे और वफादार और मेहनती लोगों को अपना शिकार बनाता है। क्या? एक मिनट, मतलब जो लोग अच्छे हैं उन्हीं के साथ ऐसा होता है? ये तो अन्याय हुआ। इसका क्या तर्क हो सकता है? इसका तर्क कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हो सकता है। ये इस योग को एक दोष से ज्यादा एक परीक्षा के रूप में दिखाता है। परीक्षा? हाँ, शायद ये एक ऐसी कर्म आधारित चुनौती है जहां व्यक्ति के गुणों और धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा होती है। ऐसा लगता है कि ये योग अच्छे लोगों को ही चुनता है, ये देखने के लिए कि वो विपरीत परिस्थितियों में अपने गुण और अपनी अच्छाई बनाए रख पाते हैं या नहीं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो ये साफ है कि ये योग कितना विशिष्ट और दुर्लभ है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में ये बन भी जाए, तो क्या इसका असर हमेशा एक जैसा होता है? नहीं। या ग्रहों की अलग-अलग स्थिति इसके प्रभाव को भी बदल देती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका असर एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। नोट्स में राहु और केतु की स्थिति के आधार पर इसके 12 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। 12 प्रकार? हाँ, और हर प्रकार का असर जीवन के एक अलग हिस्से पर होता है। चलिए कुछ मुख्य प्रकारों पर नजर डालते हैं, जैसे कि अनंत काल सर्पयोग। अनंत काल सर्पयोग तब बनता है जब राहु पहले घर में और केतु 7वें घर में हो। पहला घर मतलब व्यक्ति खुद, और 7वां मतलब शादी, पार्टनरशिप। योग में अचानक बड़े आर्थिक लाभ देने की शक्ति भी होती है। मतलब एक तरफ नुकसान तो दूसरी तरफ फायदा भी हो सकता है। ये तो दोधारी तलवार जैसा हुआ। सही कहा। अच्छा, कुल एक कालसर्प योग के बारे में क्या बताया गया है? कुल एक कालसर्प योग तब बनता है जब राहु दूसरे घर में हो, जो धन और परिवार का है। और केतु 8वें घर में? हाँ, जो आयु और अचानक होने वाली घटनाओं का है। इसलिए ये योग सेहत और पैसे के मामलों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दुर्घटनाओं का खतरा और आर्थिक असुरक्षा की भावना बनी रह सकती है। और करियर पर असर डालने वाला कोई योग? हाँ, शंखपाल कालसर्प योग। यह तब बनता है जब राहु चौथे घर यानी सुख और घर में हो और केतु 10वें घर यानी कर्म और करियर में हो। ये योग कामकाज की जगह पर बहुत तनाव और चिंता देता है, लेकिन इसमें भी एक विरोधाभास है। अच्छा। हाँ। नोट्स के अनुसार इसी योग में व्यक्ति को उच्च राजनीतिक सफलता और अचानक बड़ा लाभ देने की शक्ति भी छुपी होती है। ये पैटर्न तो बहुत दिलचस्प है। हर योग में नकारात्मकता के साथ एक छिपी हुई सकारात्मक संभावना भी है। एक और प्रकार है महापदम कालसर्प योग। हाँ, जब राहु 6ठे घर में जो रोग और शत्रु का है और केतु 12वें घर में हो जो खर्च और हानि का है। तो इसके नाम से ही लग रहा है कि अच्छा नहीं होगा। जाहिर है, इसके कारण व्यक्ति के दुश्मन बहुत होते हैं और बीमारियों से परेशानी रहती है। लेकिन अगर कुंडली में दूसरे ग्रह मजबूत हों और ये योग शुभ फल देने लगे तो यही योग व्यक्ति को बेहिसाब शक्ति और राजनीतिक सफलता भी दिला सकता है। तो मतलब ये है कि हम इसे सिर्फ बुरा या अच्छा के लेबल में नहीं डाल सकते। ये बहुत जटिल है। बिल्कुल। और इसका नतीजा कुंडली के बाकी ग्रहों पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल। किसी एक योग के आधार पर पूरी कुंडली का फैसला नहीं सुनाया जा सकता। ये बस एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। पुराना है। क्या हमारे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों जैसे पराशर होरा शास्त्र वगैरह में इसका जिक्र मिलता है? और अब आप इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले हिस्से पर आ गई हैं। ऐसा क्या? एस.एन. पांडे के नोट्स में ये बात साफ साफ लिखी है कि प्राचीन और प्रतिष्ठित ज्योतिषीय ग्रंथों में कालसर्प योग का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। एक मिनट, क्या आप कह रहे हैं कि ज्योतिष की इतनी चर्चित और डरावनी अवधारणा का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में है ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कोई हजारों साल पुरानी ज्योतिषीय सच्चाई नहीं, बल्कि कुछ दशकों या शायद 1-2 सदी पुरानी खोज या व्याख्या है। अपेक्षाकृत नहीं, बिल्कुल। ये एक ऐसी अवधारणा है जिस पर हाल के विद्वानों ने ज्यादा काम किया है। अच्छा। उन्होंने अपने शोध और अनुभव के आधार पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया है।
यह उस पारंपरिक ज्योतिष का हिस्सा नहीं है जिस पर सभी प्राचीन आचार्य एकमत हों। और शायद इसीलिए आज भी ज्योतिषियों के बीच इसके अस्तित्व को लेकर इतना मतभेद है। हाँ, कुछ इसे बहुत महत्व देते हैं और कुछ इसे मानते ही नहीं। ये जानकारी तो पूरे खेल को ही बदल देती है। इसका मतलब है कि जो डर इसके नाम से जुड़ा है वो शायद उतना प्राचीन नहीं है। खैर, अगर कोई इस योग के प्रभाव को महसूस कर रहा है तो क्या नोट्स में इसके उपायों के बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, उपायों पर भी बात की गई है और इसमें मुख्य रूप से एक विशेष यंत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यंत्र? हाँ, कालसर्प योग शांति यंत्र, जिसे नागपाश यंत्र भी कहते हैं। अच्छा। हमें जो इसकी तस्वीर मिली है, ये एक खास ज्यामितीय आकृति होती है जिसे इस योग की नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसे ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो फिर कैसे? इसकी पूजा की कोई खास विधि है? नोट्स के अनुसार इस यंत्र को पहले ऊर्जावान या प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठित मतलब है कि विशेष मंत्रों और रिचुअल्स के जरिए उस यंत्र में एक आध्यात्मिक ऊर्जा भरी जाती है ताकि वो सिर्फ धातु का एक टुकड़ा न रहकर एक शक्तिशाली उपकरण बन जाए। इसके बाद पूजा किसी भी महीने की पंचमी तिथि, अमावस्या या शनिवार को शुरू की जानी चाहिए और श्रावण का महीना इस पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है। और मंत्रों का भी जिक्र है इसमें? हाँ, एक विस्तृत प्रक्रिया है। इसमें 1.25 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की सलाह दी गई है और उसके बाद नव नाग पूजा की जाती है। अच्छा। इस योग की शांति के लिए एक विशेष नाग गायत्री मंत्र भी दिया गया है। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इसका जाप भी यंत्र पूजा के दौरान किया जाता है। तो आज एसएन पांडे के नोट्स के जरिए हमने इस कालसर्प योग की पहेली को काफी हद तक सुलझाया। हमने समझा कि ये बनता कैसे है, इसकी शर्तें कितनी सख्त हैं और दुर्लभ हैं। हाँ, और दुर्लभ हैं, और इसके 12 प्रकार कैसे जीवन के अलग-अलग हिस्सों पर असर डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने ये जाना कि ये एक अपेक्षाकृत नई अवधारणा है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ज्योतिष में भी इस पर अलग-अलग मत हैं और ये एक ऐसी अवधारणा है जिस पर आज भी शोध हो रहा है। सही बात है। इसलिए किसी एक योग से डरकर बैठ जाने के बजाय पूरी कुंडली का एक संतुलित विश्लेषण करवाना हमेशा बेहतर होता है। बिल्कुल। आज की चर्चा के बाद मेरे मन में जो एक बात अटक गई है वो ये है, अगर ये योग जैसा कि नोट्स में कहा गया है अक्सर अच्छे, ईमानदार और मेहनती लोगों को ही प्रभावित करता है, सामना करके व्यक्ति आध्यात्मिक और चारित्रिक रूप से और भी मजबूत बनकर उभर सकता है।